हम हमारे YouTube चैनल पे एक डेट ऑफ बर्थ है, ईस्ट दिल्ली से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर सन 1996, सोमवार का दिन है। और इनके बारे में आज हम कुंडली में बात करेंगे। थोड़ा सा मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसे जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाएं चैनल को, ताकि हम और लोगों की समस्याओं को भी हल कर पाएँ। शायद आप लोग सोच रहे हैं हम फ्री में ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम एक ट्रस्ट चलाते हैं जहाँ बेजुबान जानवरों के लिए हम सेवा करते हैं। तो कुछ और धर्म को, अपने ज्योतिष को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है कि हमारा ज्योतिष जो है एक सही दिशा पकड़े, क्योंकि उसे बहुत बदनाम कर दिया गया है लूट खसोट करके। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ बंद हो जाए और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब हम इस कुंडली में देखते हैं कि धन के भाव का स्वामी, पहले चलिए लग्न से ही शुरू करते हैं। लग्न में राहु और शुक्र बैठे हैं। लग्न में राहु और शुक्र बैठे हैं। लग्न में राहु और शुक्र का बैठा होना इस बात को बताता है कि लग्न तो ठीक है, लग्नेश भी ठीक है, लग्नेश भी, लेकिन अस्त हैं सूर्य के साथ। अब इसमें हमें ये देखना है कि इस कुंडली में कमी क्या है। तो लग्न तो है कन्या और राशि है मेष। अब लग्न से 8वें चली गई राशि, तो लग्न और राशि एक दूसरे से जो है टैली नहीं कर रहे हैं। 8वें चले गए यानी कि ख़त्म, 8वां घर जो माना जाता है। तो राशि का लग्न को सपोर्ट नहीं मिल रहा और राशि से लग्न को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ एक कमजोरी आ गई है। दूसरी बात, लग्न में शुक्र नीच के हैं, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। तो शुक्र का नीच का होना, शुक्र आकर्षण के देवता है, सौंदर्य के देवता है। सुंदरता तो अपनी जगह है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा कि सुंदरता ही ज़रूरी नहीं है कि आकर्षण बने। लोग अलग अलग तरह की चीज़ों के प्रति चीज़ों से आकर्षित होते हैं, अलग अलग लोगों से आकर्षित हो जाते हैं लोग। कोई किसी अलग रूप को देख के आकर्षित होता है, कोई किसी रूप को देख के आकर्षित होता है। आकर्षण बड़ी बात है कि किसका आकर्षण किस ओर हो रहा है, लेकिन आकर्षण के देवता कुल मिला के है तो शुक्र ही। अब शुक्र अगर कम नीच के हो गए तो आकर्षण नहीं होगा। तो अब ये कन्या है, तो अब ये है कि लोग देखेंगे शायद पसंद नहीं कर पाएंगे, आकर्षित नहीं हो पाएंगे। दूसरी समस्या, इनको ये बताया जाता होगा कि ये लड़की मांगलिक है। तो कृपया मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भूल जाइए कि कुंडली में लड़की में मांगलिक दोष है। अगर कोई कहता है तो वो साबित करे। 12वें घर में मंगल होते हैं तो मांगलिक होता है, मान रहा हूँ मैं, लेकिन बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बृहस्पति की दृष्टि जब मंगल पे पड़ रही है, ये दृष्टि जब मंगल पे पड़ रही है
तो मांगलिक दोष रह कहाँ से जाता है? एक इतना बड़ा ग्रह मंगल को देख रहा है, क्या वो मंगल को संतुलित नहीं करेगा? तो ये एक कहने वाली बेवकूफ़ी वाली बात है कि ये मांगलिक है। और चंद्र कुंडली में अगर हम देखते हैं तो चंद्र कुंडली में मंगल जो है 5वें घर में आ जाते हैं, तो चंद्र कुंडली से भी मांगलिक नहीं है। और चंद्र कुंडली में जो है चंद्रमा केंद्र में आ जाते हैं, तो इसलिए मांगलिक दोष, कृपया अगर कोई अगर कहता है कि मांगलिक दोष है तो कृपया इस पर मांगलिक दोष ना माने और इनकी मांगलिक लड़के से विवाह ना कराएं। हाँ, आंशिक मांगलिक हैं तो उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, बस मांगलिक समझ के विवाह ना कराएं, ये आप ध्यान रखें। अगर किसी को ज़रूरत पड़ रही है, कोई कह रहा है कि ये है, तो मैं शास्त्र की वो श्लोक और वो चौपाई, वैसे शास्त्र जो जरूरी नहीं है कि शास्त्र को रट के ही आप ज़िंदगी भर चलते रहें। बहुत मैंने देख लिया नॉन मांगलिक घर टूटते हुए, और मांगलिक से मांगलिक का विवाह हुआ, आपस में खूब मारपीट करते हुए और सारी ज़िंदगी झगड़ते हुए देख लिए मैंने। मांगलिक से मांगलिक का ही विवाह हुआ। अरे मांगलिक की एक स्थिति होती है कि कितने अंश, कितने परसेंट मंगली है, कोई 20% है, कोई 25% है, कोई 50% है, कोई 100% है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पूर्ण मांगली हो जाए। अरे पहले घर में मंगल हैं, अपनी राशि के हैं तो मांगलिक नहीं है। चौथे घर में अपनी राशि के, मांगलिक नहीं है। मकर के हैं, मांगलिक नहीं है। कर्क में अपनी मकर राशि के हैं, मकर राशि के अगर हैं तो मांगलिक नहीं है। और फिर अगर मंगल 0 डिग्री, मंगल की डिग्री अगर 27 से लेके 3 डिग्री के बीच में तो भी मांगलिक नहीं है। और अगर 3 से लेके 9 के बीच में तो आंशिक मांगलिक, क्योंकि बाल्य अवस्था है। तो सीधा ये मान के चलिए कि मांगलिक, और फिर बृहस्पति या चंद्रमा केंद्र में हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। इसे आप मान के चलें। ऐसे व्यक्ति के लिए मांगलिक दोष मायने नहीं रखता। मांगलिक सभी मांगलिक नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि इस कुंडली में सबसे बड़ा दोष क्या आ रहा है, विवाह का। धन संपदा से लेके तो कोई ऐसा दोष नहीं है कुंडली में कि धन का कोई अभाव रहेगा, क्योंकि धन का स्वामी जो है ठीक अवस्था में ही है, अच्छी अवस्था, कोई बहुत अभाव नहीं रहेगा अपनी ज़िंदगी में। हाँ, बस दिक्कत है वो हम डिस्कस करते हैं कि विवाह होने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे शनि है इनके साथ। अब एक तो शनि जो है पंचम, और शनि जो है पंचम के और कष्टम के स्वामी हैं, और 7वें घर में वक्री हैं। मैंने बताया था पंचम का स्वामी अगर सप्तम में चला जाए या सप्तम का स्वामी पंचम में आ जाए तो प्रेम विवाह होता है। ऐसे में प्रेम तो ज़रूर हो जाएगा किसी से, लेकिन विवाह होने में बड़ी दिक्कत होगी। विवाह ना ही हो, प्रेम विवाह ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि वो टूट जाएगा, क्योंकि वक्री है, शनि उल्टा लौट रहा है। विवाह, पंचम का स्वामी विवाह के घर में पहुंच के उल्टा लौट गया, वापस हो रहा है, वक्री है नहीं उल्टा है। तो विवाह, प्रेम विवाह ना करें बिल्कुल। आप सबसे पहले तो ये बात को गांठ मान लें। अब रहे कि शुक्र, अब इस कुंडली में बृहस्पति विवाह के स्वामी हैं, विवाह के स्वामी बृहस्पति है और केंद्र में भी बैठे हैं। कोई केंद्र अधिपति दोष नहीं लग रहा। इस हिसाब से 7वां घर बड़ा मजबूत होना चाहिए, मजबूत है भी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि बृहस्पति 7वें घर पे पड़ रही है। शुक्र यहाँ नीच के जरूर हैं, लेकिन 7वें घर को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो विवाह तो होगा, और बहुत संपन्न परिवार में, बहुत संपन्न परिवार में होगा। अच्छे पैसे वाले, मतलब पैसा ही नहीं, मतलब संपन्न परिवार होगा, एक अच्छा परिवार होगा जिसमें विवाह होगा। तो विवाह की स्थिति जो है, आप ये मान के चलिए कि शादी होगी और अच्छे घर में होगी। अब ये बात है कि कब होगी और क्या करें कि हो जाए।
किस अवस्था में होगी। अब रोके कौन पड़ा है, तो जब हम चंद्र कुंडली बनाते हैं तो 7वें घर में आ जाते हैं सूर्य और बुध। 7वें घर में सूर्य और बुध आ जाते हैं, तो सूर्य 7वें घर में तुला राशि के हैं, यानी कि नीच के हैं। अब 7वें घर में वो नीच के हो गए तो वो विवाह में बाधा पैदा करेंगे, 7वें घर को भी डिस्टर्ब करेंगे, खराब करेंगे। तो 7वें घर में भी को जो है डेवलप नहीं होने देंगे, उसको उसका लाभ नहीं लेने देंगे 7वें घर का, तो नीच के हैं। तो इसलिए, और इनकी कुंडली में अब आगे से, अभी तो एज शायद उतनी नहीं है, लेकिन भविष्य में एक समस्या का सामना इनको करना पड़ सकता है, माइग्रेन या स्पाइनल रीढ़ की हड्डी, कमर का दर्द, इसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य नीच के होते हैं तो ये प्रॉब्लम कर देते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए ये सामना करना पड़ सकता है। उपाय मैं बता रहा हूँ, इसका उपाय बताऊँगा आपको, लेकिन फ़िलहाल में जो भी स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ बता रहा हूँ। दूसरी जो अब इसमें महादशा हम देखते हैं, तो महादशा जो चल रही है, मंगल की बीत गई 19 से, अब राहु की महादशा चल रही है। राहु में गुरु जून तक चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु, यह है राहु और यह है गुरु, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु की अंतर और प्रत्यंतर दशा चल रही है। एक दूसरे के शत्रु की अंतर और प्रत्यंतर दशा, राहु का अंतर है और बृहस्पति का प्रत्यंतर है, दोनों शत्रु हैं। तो ये चलेंगे अभी जून तक। तो जून तक विवाह के बारे में भी अगर मैं उपाय बता रहा हूँ, कहीं बन भी रही है तो विवाह के बारे में कृपया ना सोचें, क्योंकि ये समय जो होगा विवाह के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा लड़का नहीं मिलेगा एक स्थिति, क्योंकि राहु बृहस्पति चंडाल योग बनाते हैं। तो ये जो पीरियड चल रहा है ये बड़ा कष्टदायक और मानसिक तनाव वाला पीरियड है। और राहु की महादशा चल रही है, तो राहु की महादशा जो है कष्टदायी होती है, क्योंकि 7वें घर को भी देख रहे हैं राहु, और यहाँ 5वें घर को भी देख रहे हैं राहु, और 9वें घर को भी देख रहे हैं राहु। तो 9वें घर को तो चलिए ठीक है, वैसे तो कुंडली में राहु उच्च के हैं, उच्च के समान है, उच्च के नहीं है, मिथुन में उच्च के होते हैं, कन्या में भी मूल त्रिकोण अति बली हो जाते हैं। तो शुक्र जो है यहाँ पे जो है, राहु जो है उतना नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, लेकिन पहुँचा रहे हैं, नुकसान मिल रहा है राहु का। तो ये 2022 से राहु चल रहे हैं। इससे पहले चल रहे थे मंगल। तो मंगल ने क्या करा, यहाँ तो ठीक था, चौथे घर को देख रहे थे, देख रहे हैं मंगल, 1 2 3 4 ठीक है। फिर 7वें घर को देख रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन 6ठे घर को देख रहे हैं, यहाँ ठीक है, लेकिन 7वें घर को यहाँ देख रहे हैं, और शनि जो है वक्री हैं, शनि वक्री हैं और शनि को देख रहे हैं। तो मानसिक तनाव, टेंशन, इसकी वजह से कई सारी समस्याएं, बीमारियां, एंजाइटी, ये सब हो सकता है, संभव है। तो इसलिए ये तो खैर ये मंगल का पीरियड अब बीत गया, लेकिन मंगल से भी ज़्यादा खतरनाक राहु है। राहु तो पूरी तरह से डैमेज करने पे लगे पड़े हैं, क्योंकि अगर हम इनकी चंद्र कुंडली देखते हैं तो चंद्र कुंडली में राहु की दृष्टि, चंद्र कुंडली में राहु जो आ जाते हैं 6ठे घर में। अब यहाँ देखिए चंद्र कुंडली में, लग्न कुंडली में जो है बृहस्पति जो है, मतलब लग्न कुंडली में जो राशि है वो 8वीं है, और राशि कुंडली में लग्न 6ठा है। तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो इनका ये भी जो है व्यक्ति की जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं, काम बनने में समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, कोई भी काम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आती रहेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में भी दिक्कत करेंगे, शिक्षा भी बहुत परेशानी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ जाए लेकिन परेशानी ज़रूर रहेगी शिक्षा के क्षेत्र में। विवाह में देरी होगी क्योंकि शनि अगर 7वें घर में होते हैं तो विवाह में देर होती है। केतु विवाह होने ही नहीं देते, या बुध हो या केतु, शादी ही जल्दी नहीं होने देते 7वें घर में अगर हो तो। अब इन सब के उपाय हमें ढूंढने हैं कि ऐसा क्या करें कि केवल शादी की ही समस्या नहीं, शादी होना बड़ी बात नहीं है, शादी तो एक ही 2 उपाय करने के बाद शादी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद क्या जीवन सुखी रहेगा, हमें इस बारे में भी सोचना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसको भी हमें ठीक करना होगा, तो हम उसके विषय में भी बात करेंगे कि शादी के बाद जीवन अच्छा रहे, उसका भी उपाय बताएंगे। 10वां घर ठीक है, सूर्य बुध मिलकर बुध आदित्य योग, सूर्य बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं, लेकिन बुध आदित्य योग बन तो रहा है, लेकिन सूर्य जब नीच के आदित्य ही जब खराब हो गए तो वो बुध आदित्य, वही तो मैं समझाता हूँ कि योग कोई ऐसा नहीं कि सूर्य बुध मिल गए तो बुध आदित्य योग बन गया, आदित्य योग बन गया यानी कि बुध आदित्य योग या राजयोग हो जाता है। तो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, सूर्य जब नीच के हो गए तो फिर सब मामला ही ख़त्म हो गया। अब ये योग का फल कहाँ मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन सूर्य जो है अष्टम को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि चंद्र कुंडली में लग्न को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो चंद्र कुंडली को हम अगर इसमें चंद्र कुंडली में बल दें लग्न कुंडली को सुधारने के लिए, लग्न कुंडली भी सुधरेगी और चंद्र कुंडली भी सुधरेगी, तो हमें उस पर प्रयास करना चाहिए। तो हम सूर्य को तो बल नहीं दे सकते क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं। तो सूर्य का उपाय तो हम इसमें सूर्य का उपाय तो उस तरह से हम कर नहीं सकते हैं। अब हमें उपाय क्या करना है, सबसे पहले इस कुंडली में विवाह के लिए कि अब राहु की महादशा है तो पहले राहु का उपचार करेंगे। और राहु का उपचार क्या है कि आप जब स्नान करें प्रतिदिन तो कुशा, जिसकी चटाई बनती है, कुशा पौधा होता है कुशा, उसे जो है कुशा को सुखा के पीस लीजिए और पीस के उसे एक डिब्बी बना के रख लीजिए। और जो जब नहाएं रोज़ तो 1 चम्मच पानी में डाल के और उससे स्नान करें उस पानी से, तो राहु का असर शांत होगा। और नासिक हो आए, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर आए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा उपचार है कि 1 पानी वाला नारियल, 11 बादाम काले कपड़े में लपेट के बुधवार के दिन जल में विसर्जित कर दें, ये भी उपाय कर दें, इससे राहु की पीड़ा शांत हो जाएगी। राहु शांत होंगे तो विवाह के योग भी बनेंगे। और दूसरा उपचार इस कुंडली में हम जो कर सकते हैं कि मंगल राहु, अब हम कुछ बात करते हैं उपायों के विषय में। इस कुंडली में रेणु दिल्ली से जो हैं इनकी विवाह को लेके, बाकी ग्रहों की स्थितियों को तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि मांगलिक दोष नहीं है, नॉन मांगलिक हैं, और शादी के कारण रुकावटें किस किस चीज़ों को लेकर रुकावटें हैं, उन सब चीज़ों को तो हमने क्लियर कर दिया है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या उपाय करें कि विवाह शीघ्र हो। तो शीघ्र विवाह के लिए इसमें सबसे पहले आप उपाय नोट करें। एक तो नहाते समय प्रतिदिन हल्दी थोड़ी सी अपने जल में, नहाने के जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका स्नान करें। बृहस्पति बलवान होंगे, 7वें घर के कारक हैं और विवाह का योग बनाएंगे। दूसरा, आपकी कुंडली में जो योग है, जो दशा चल रही है
उसके हिसाब से हम देखते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में दशा जो चल रही है वो राहु की चल रही है 2022 से। राहु बृहस्पति है, वो तो समझिए मैंने बता ही दिया है कि उसमें तो राहु की बृहस्पति में तो विवाह होना में दिक्कत होती है। खैर वो जून तक की बात है, जून के बाद योग बनेगा। और दूसरा उपाय आपको करना है, सफ़ेद चंदन की लकड़ी को अपने गले में नीले धागे में छोटे से टुकड़ा एक चंदन की लकड़ी का ले लीजिएगा और सफ़ेद चंदन की हो लकड़ी, और नीले रंग के धागे में नीले रंग के कपड़े में सिल के उसे गले में शनिवार के दिन 11:15 से 12:30 के बीच में धारण कर लीजिएगा। दूसरी ये हो गया। तीसरा उपाय इसमें आपको ये करना है कि आपको जो है स्नान करते समय हल्दी तो डालनी ही है, और कुशा जो है, थोड़ी सी कुशा भी उसमें, कुशा का चूरा कर लीजिए सुखा के। कुशा की जड़ लकड़ी जो होती है, पत्ता जो होता है कुशा का, जिससे चटाई बनती है, तो उसको पीस के सुखा के पीस के उसकी चूरा बना लीजिएगा और वो भी थोड़ा सा उस हल्दी में मिला दीजिएगा। ये 3 उपाय आप करिए, आपका विवाह शीघ्र होगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखें कि विवाह के लिए गौरी शंकर, राधा कृष्ण या कोई भी युगल प्रतिमा की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और अगर पारे का शिवलिंग आप छोटा सा शिवलिंग ले लें और उसे एक चांदी की छोटी सी प्लेट में रख के और उसका प्रतिदिन आप पूजन करें उस पर उसका, तो आपकी जो है विवाह के योग शीघ्र बनेंगे। एक उपाय आपको और करना है, सिर्फ एक बार शुक्रवार के दिन नारियल वाली झाड़ू, उसे जो है किसी चौराहे पे ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटा पहले आप छोड़ आइएगा चौराहे पे, चौराहे पे उसे रख आइएगा और पीछे मुड़ के मत देखिएगा। नई झाड़ू हो उसे वहाँ पे रख के आ जाइएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा और घर आ जाइएगा। आपका निश्चित ही शीघ्र ही विवाह होगा। अगर इसके बाद भी अगर योग नहीं बनता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। कई लोग को कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिस्पांस दूंगा पूरा। आप ये उपाय करें, विवाह शीघ्र होगा। राधे राधे।